संसद के भूमिका के बारे में अगर हम बात करें, मतलब उसका जो कार्य है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखें भाई, जो संसद के दो सदन हैं, दो अलग अलग सदन हैं, हाउस भी हम इसको कहते हैं। तो एक पहला सदन मतलब इसमें हम कह सकते हैं लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा। तो राज्यसभा एक सदन जो है वो स्थायी सदन है और इसके 245 सदस्य होते हैं। इसी तरीके से जो लोकसभा हमारा अस्थायी सदन है और उसके 543 सदस्य पूरे देश से चुने जाते हैं। जैसा कि कल हमने बताया था कि 543 अक्षेत्रों में पूरे भारत को बांटा गया है। तो 543 अक्षेत्र, जिसको एक अक्षेत्र को हम लोकसभा क्षेत्र कहते हैं, तो एक अक्षेत्र से एक प्रतिनिधि जनता के लोगों के द्वारा वहां से चुना जाता है और उसको हम लोकसभा के सदस्य के रूप में कहा जाता है। उसको एमपी भी हम कहते हैं। कल हमारी इस बारे में चर्चा हुई थी। फिर अगर बात करें बच्चों, तो लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो अकेले भी चुने जा सकते हैं और दूसरा हम कह सकते हैं जो राजनीतिक दल है, जिसको हम पार्टी भी कहते हैं, वे राजनीतिक पार्टी। अगर आप इस चित्र को देख पा रहे हो तो ये जो चित्र है इसमें राजनीतिक दलों के नाम लिखे गए हैं। जो हमारी 2009 में 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और उसके 5 साल बाद 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और अब 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। लेकिन जो इसमें चित्र दिया गया है 2014 की 16वीं लोकसभा का चित्र दिया गया है और 2009 की 15वीं लोकसभा के चित्र में राजनीतिक दलों की एक सूची दी गई है। भाई कौन से राजनीतिक दल किस पार्टी ने कितने सदस्य उसके जीते। 543 में से कुछ पार्टियों के 5 है, किसी के 7 है, किसी के 20 है, किसी के 50 है, पूरे जो चुनाव जीत के आए हैं। अगर पार्टी सिस्टम के हिसाब से हम देखें तो हम ये मानते हैं कि लोकसभा में जिस पार्टी के आधे से ज्यादा सदस्य हैं, मतलब आधा, इसको हम कहते हैं 272। अगर हम 543 का आधा हिस्सा करें, जैसे 100 का अगर आधा हिस्सा करें 50, 100 में से आधा हिस्सा करें 50, अगर हम कहें 51 सदस्य अगर 100 में से किसी पार्टी के जीते हैं तो वो आधे से ज्यादा होता है, बहुमत होता है, उसको हम कहते हैं बहुमत। बहुमत मतलब आधे से ज्यादा सदस्यों की संख्या, उसको हम बहुमत कहते हैं। छोटा सा उदाहरण ये 100 का अगर लें, 100 में से 51 मतलब 50 से ज्यादा, 50 से कितने भी ज्यादा हो, 51 हो, 52 हो, 60 हो, तो वो आधे से ज्यादा का जो संख्या होती है उसको हम बहुमत कहते हैं। तो जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो जाता है वही पार्टी देश की सरकार में शामिल होकर सरकार चलाती है। उसी की पार्टी का जो व्यक्ति है, नेता है, वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। कोई लोकसभा के सदस्य इकट्ठे होकर अपने में से एक नेता को चुनते हैं और वो देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और वो देश की सरकार को चलाता है। और प्रधानमंत्री ही आगे जाके अपने मंत्रियों का चुनाव करता है और किसको कौन सा विभाग देना है, किसको किससे क्या काम लेना है, कौन सा मंत्री बनाना है, महत्वपूर्ण मंत्री है, कुछ छोटे मंत्री है जिसको हम राज्य मंत्री कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है। इसको आप अगर अच्छे से विस्तार से अगर इस पाठ को आप पढ़ोगे तो आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि प्रधानमंत्री एक मुखिया होता है सरकार का, एक तरफ से जो कार्यकारी का। तो और प्रधानमंत्री के नाम से ही आमतौर पे हमारे देश की संसद सरकारें चलती है। आज भी जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम आप सभी की जुबान पे है तो हम जानते हैं। तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, बहुत सारे दल हैं और ये बात इसमें ये भी बताई गई है जो राजनीतिक दल है वो राष्ट्रीय दल जो पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं। मतलब एक जो भारत के, जैसे हम कहीं हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, कई राज्यों में है और एक से ज्यादा राज्यों में वो चुनाव लड़ते हैं और उनको एक निश्चित वोट प्रतिशत प्राप्त होता है, जिसका आंकड़ा लगभग एक चुनाव के हिसाब से लगाया जाता है 5 से 6% वोट जिसको उस चुनाव में मिले
तो उसको राष्ट्रीय दल घोषित करता है चुनाव आयोग। तो इस प्रकार हमारे 5-6 राष्ट्रीय दलों के नाम इसमें लिखे गए हैं। उसके बाद जो नीचे लिखे गए हैं वो क्षेत्रीय दल है। वो कोई एक क्षेत्र में, जैसे हरियाणा विकास पार्टी या दूसरी पार्टी के नाम से हम कह सकते हैं, जैसे पंजाब है हमारे साथ में, अकाली दल है वो पंजाब में ही है। अगर हम दूसरे राज्य में बात करें तो वो उसी क्षेत्र में हमारे यहाँ नहीं है। समाजवादी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में है, बहुजन समाज पार्टी है वो पूरे देश में है, भारतीय जनता पार्टी है वो पूरे देश में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो पूरे देश में है। तो इस प्रकार कई राष्ट्रीय पार्टियां हैं और कुछ हमारी क्षेत्रीय पार्टियां जो एक क्षेत्र तक सीमित होती है, तो उसको हम क्षेत्रीय पार्टियां कहते हैं। तो ये सभी पार्टियों के जो सीटें आती है, जो संख्या जीती जाती है, वो जो सदस्य है, आधे से ज्यादा सदस्य है, बहुमत कहते हैं, तो उसको सरकार बनाने का मौका मिलता है। अगर ये आधे से ज्यादा संख्या ना प्राप्त हो किसी एक दल को, अकेली पार्टी को, तो फिर क्या करते हैं कि जो दूसरी पार्टियां हैं उनके विचारों से मिलती जुलती पार्टियां आपस में मिलके सरकार बना लेती है। जो आपस में मिलके जो सरकार बनाती है उसको हम एक नाम देते हैं गठबंधन की सरकार बनती है। गठबंधन की सरकार मतलब जो मिलके सरकार बनाते हैं। जब क्योंकि संख्या हमने आधे से ज्यादा बनानी है, तो जो छोटे बड़े दल मिलके आधे से ज्यादा जिसकी संख्या हो जाती है वो सरकार बना लेते हैं, उसको गठबंधन दल। और जो सरकार नहीं बना पाते, जो सरकार के विपक्ष में होते हैं, जो सरकार बनाने से चूक जाते हैं, वो विरोधी दल होते हैं, जिसको हम विपक्ष में कहते हैं, विरोधी दल। और विरोधी दल सरकार को अपने सवालों के माध्यम से, अपनी नीतियों के माध्यम से, आलोचना के माध्यम से सरकार को सचेत करते रहते हैं, कार्य करवाने के लिए बाध्य करते रहते हैं। तो वो विरोधी दल की भूमिका निभाते हैं और ये सरकार 5 साल तक देश पर शासन चलाती है, देश के लोगों के ऊपर शासन चलाती है। तो मुख्य रूप से जो संसद का जो चित्र है और ये बनावट है, चित्र भी आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। इसमें 2 सदन है, ऊपर संसद की जो पूरी बिल्डिंग है, एक गोल गोल जो बिल्डिंग आपने देखी है, और उसके नीचे 2 सदन है, एक राज्यसभा का एक लोकसभा का। राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलके आपस में संसद के जो कानून है बनाने का काम करते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से अगले पार्ट में। तो हम देख लेते हैं, जैसे ये गठबंधन की बात करी थी, यहाँ पे 2 नाम लिखा गया है, यूपीए और एनडीए। अगर 2009 में जो सरकार बनी थी वो यूपीए गठबंधन की, क्योंकि किसी एक पार्टी को इतनी सीटें प्राप्त नहीं हुई थी, तो कई पार्टियों ने मिलके जो गठबंधन बनाया उसका नाम दे दिया यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ऐसे ही जो अब सरकार है एनडीए की, जो एनडीए मतलब जो भारतीय जनता पार्टी जिसमें मुखिया है, तो एनडीए की सरकार है, उसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम इनके डिटेल में अध्ययन करेंगे। जो लोकसभा की जो सूची है 2009 की 15वीं और 16वीं लोकसभा की सूची, उसमें राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, उनके नाम आप याद रखेंगे और उनकी पहचान भी करेंगे जब आपकी कई नजरों में समाचारों में आती है। तो मैं समझता हूं फिर ये जो संसद की भूमिका क्या है, जब ये चुनाव हो जाता है, सरकार सबसे पहले संसद का कार्य है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। संसद एक कानून बनाती है, संसद ही चुनाव प्रक्रिया का निर्माण भी करती है, कोई अगर फेरबदल करना है वो भी कार्य करती है। तो सबसे पहले उसका काम है संसद का सरकार का चुनाव करवाना। सरकार का चुनाव करवाने की एक पूरा तरीका है, चुनाव आयोग होता है और वो सरकार का गठन करते हैं। जैसे अभी बताया गया, आधे से ज्यादा जिस पार्टी के सदस्य चुने जाते हैं वो सरकार में शामिल होकर प्रधानमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री आगे मंत्रियों को बनाता है, मंत्रियों के चुनाव करता है, मतलब उनकी नियुक्ति करता है। तो ये राष्ट्रीय सरकार का जो चुनाव करना संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे बताया गया है। आप इसको पढ़ेंगे, इस पार्ट को, फिर इस हिस्से को पढ़ेंगे। आगे हम करते हैं नियंत्रण। नियंत्रण में मतलब वो देश की सरकार, संसद जो सरकार चलाने वाले जो चुने हुए जो लोग हैं, जो सरकार में मंत्री बनते हैं, सदस्य बनते हैं, अगर वो सरकार सही तरीके से कई बार नहीं चला पाते, उनको मार्गदर्शन भी करती है संसद। सभी सलाह मशवरा करके कानून बनाती है और राय मशवरा करते हैं, विषयों पे चर्चा करते हैं, देश के लिए कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बात अच्छी नहीं है,
भाई हमें इस प्रकार के कानून बनाने चाहिए, इस प्रकार के कार्य करने चाहिए, तो एक प्रकार से संसद उसका नियंत्रण भी करती है। अगर सरकार अच्छे काम नहीं करती तो संसद भंग भी हो सकती है और लोगों का विश्वास भी खो सकती है। तो इसलिए संसद मार्गदर्शन में, नियंत्रण में, सलाह में ये मुख्य कार्य है, ताकि सरकार सही तरीके से लोगों की इच्छा के अनुसार, लोगों की कल्याण के लिए सही कार्य करती रहे। आज भी जैसे हमारे देश में काफी समस्या है, आज भी जिस माहौल में हम काम कर रहे हैं, तो ये सरकार सारी स्थिति को कंट्रोल करती है। बार बार सरकार हमें कहती है भाई इस तरीके से काम करो, देश के सभी लोगों को कहती है भाई आप घर में बैठो। इस प्रकार के सारे निर्णय, किसको किस स्थिति में क्या काम करना है, वो सरकार का कार्य होता है और सरकार बखूबी ये कार्य करती है। तो संसद अगर सरकार ये कार्य नहीं कर पाए तो संसद उसको कार्य करने के लिए बाध्य भी करती है। और तीसरा जो मुख्य कार्य है वो कानून बनाना, और कानून बनाना संसद का कार्य है। कानून बनाने के लिए दोनों जो सदन है उसमें प्रस्ताव लाके कानून बनाने का जो कार्य किया जाता है। तो इस कानून बनाने का जो कार्य है हम अगले पार्ट में, जो अगला पार्ट है, चौथा पार्ट है जो इसी पुस्तक का, उसमें विस्तार से इस पाठ पे चर्चा करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए बच्चों हम संसद की भूमिका को पहचाने, समझें, हमारे लिए संसद क्यों चाहिए और संसद की भूमिका इस आज के इस पीरियड में आप इस तरीके से सारे पुस्तक के इस पृष्ठों को, सारी सूचियों को देखेंगे। जो एक साइड में जो एक्सरसाइज के लिए सवाल पूछे गए हैं, कुछ बातें इसमें लिखी गई है, उसको भी अच्छे से आप पढ़ेंगे, तब मैं समझता हूं आपको ये पूरी तरह समझ आ जाएगा। तो हम इसका जो तीसरा जो भाग है इसी पाठ का अगले पीरियड में पढ़ेंगे कि संसद में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। धन्यवाद बच्चों।